नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का बयान, पशुपालकों के बकाया 12.5 करोड़ का दिवाली से पहले किया जाएगा भुगतान। रिकॉर्ड स्तर पर दुग्ध उत्पादन, घाटे से उभरे सभी दुग्ध संघ। प्रदेश भर में स्मार्ट और पारदर्शी बनेगी बिजली आपूर्ति। पहले चरण में सरकारी आवासों, भवनों और विभागीय अधिकारियों के घरों में लगेंगे स्मार्ट मीटर। यूपीसीएल ने की तेजी से तैयारी। और केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां तेज। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैठक, अधिकारियों को सभी काम समय से पूरे करने के निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में पुलिस और अर्धसैन्य बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने पुलिस कार्मिकों के लिए 4 घोषणाएं की। आगामी वित्तीय वर्ष में पुलिस कार्मिकों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 100 रुपए की बढ़ोतरी होगी। वहीं उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3500 रुपये की बढ़ोतरी किए जाने की भी घोषणा की गई। 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और एसडीआरएफ कर्मियों को दिया जा रहा उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपये करने का भी मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। देखिए, हमारे पुलिस के जवान बहुत ही विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए निश्चित रूप से उनके आवास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने इस वर्ष के इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है, जिससे कि उनके आवासों का निर्माण हो सके, अच्छे आवास उनको मिल सके। इसके साथ ही पौष्टिक आहार के लिए भी जो अभी तक मिलता था उसमें 100 रुपये की वृद्धि करने का भी, क्योंकि काफ़ी कठिन परिस्थितियों में काम होता है तो अच्छा पौष्टिक आहार भी उनको मिलना चाहिए। और साथ ही 3500 रुपये की जो निरीक्षकों की और सहायक उप निरीक्षकों की वर्दी भत्ता भी जो है हमने बढ़ाने का प्रावधान आगे के समय के लिए किया है। और 9000 फीट से ऊंचाई पर जो लोग काम करते हैं उनका भी 200 रुपये जो प्रतिदिन का उच्च तुंगता भत्ता होता था उसको 300 रुपये करने का लिया है। और समय समय पर हमारे पुलिस अच्छा काम करे और उनके वेलफेयर के लिए, उनके परिवार के लिए हम पूरी सरकार प्रतिबद्ध होकर प्राथमिकता के आधार पर काम करेगी। आज के इस स्मृति दिवस पर जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के अंदर और राज्य के अंदर, हमारे 4 पुलिस के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। वहीं पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने 1 साल के भीतर तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए पुलिस बजट में हुई बढ़ोतरी पर खुशी जताई। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि पुलिस कर्मियों को मिल रही सहूलियतों का सकारात्मक असर प्रदेश की जनता को दिखेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश पुलिस को और बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने पर फोकस रहेगा ताकि वो अपनी ड्यूटी का निर्वहन और बेहतर तरीके से कर सकें। राज्य का गठन हुए भी लगभग 24 वर्ष हो गए हैं और इन 24 वर्षों में हमारे 70 से भी अधिक साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। और आज पहली बार आप मेरे पीछे देख रहे हैं, हमने गैलरी के रूप में उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो आज का दिन सबसे पहले तो मेरे सभी वर्दीधारी साथियों के बलिदान, उनके साहस और उनकी सेवा को नमन करने का दिन है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमें बड़ी खुशी है कि पिछले 1 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के समर्थन से, संरक्षण से, मार्गदर्शन से जो इस साल हमें पुलिस के बजट में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में भी और पुलिस की कार्यकुशलता को सुधारने हेतु वाहनों में, भवनों में और अन्य चीज़ों के लिए जो हमें जिस तरह से हमें धनराशि उपलब्ध कराई गई है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में जब ये सारी चीज़ें धरातल पर साकार होंगी तो इसके आप जहाँ उत्तराखंड की जनता को, यहाँ की मीडिया को और यहाँ के सभी बुद्धिजीवियों को इसके मतलब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 4 घोषणाएं की हैं पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए, वो सारे बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें विशेष रूप से जो 100 करोड़ की धनराशि
अगले साल भी हमें आवासीय भवनों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो जो हमारे कर्मचारी खासतौर से जो सीमांत जनपदों पर ड्यूटी करते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, हल्द्वानी में उनको हम सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन दे पाएँ। तो ये एक बहुत बड़ा वो रहेगा। दूसरी चीज़ ये कि 9000 फीट से अधिक ऊंचाई पर जो हमारे जवान चारधाम यात्रा में या अन्य अति दुर्गम क्षेत्रों में ड्यूटी करते हैं, ये जो उनके उच्च तुमुता भत्ते में जो इजाफा किया गया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारा लगातार आने वाले वर्षों में भी प्रयास रहेगा कि हम अपने जवानों को, अपने सब इंस्पेक्टर्स को देश की अन्य पुलिस फोर्सेस के कंपैरिजन में बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वो और निष्ठा से और लगन से और मेहनत से जनता की सेवा करें। दीपावली से पहले प्रदेश के 53,000 दुग्ध पालकों को लंबित 12.5 करोड़ रुपए की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 5 करोड़ 80 लाख की प्रोत्साहन राशि को भी दुग्ध पालकों के खातों में भेजा जाएगा। मीडिया से औपचारिक वार्ता के दौरान पशुपालन मंत्री सौरभ बगोड़ा ने कहा कि उत्तराखंड में दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड के दुग्ध संघ नुकसान में थे, लेकिन अब सभी दुग्ध संघ मुनाफे में है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि पहले यह 2,05,000 से 2,10,000 तक दुग्ध उत्पादन होता था, लेकिन अब 2,60,000 लीटर तक उत्पादन हो रहा है। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए भूसे पर सब्सिडी दी जा रही है। दूध के दाम भी 8 से 10 रुपये तक बढ़ाए गए हैं, जिसका सीधा लाभ पशुपालकों को मिला है। मंत्री ने बताया कि 2021-22 में आंचल का टर्नओवर जहां 5 करोड़ प्रतिवर्ष था, वहीं आंचल के विभिन्न उत्पादों के बाजार में आने से वह 2024 में बढ़कर 50 करोड़ हो गया है। जो हमारी 12.5 करोड़ रुपए की सारे दुग्ध संघों की एक पेंडेंसी है, दूध की जो रेट के हमको पेमेंट करना था, वो हम दिवाली से पहले सारे हमारे 53,000 जो दूध पालक हैं उनके अकाउंटों में हम क्रेडिट करेंगे। दूसरा, जो हमारी प्रोत्साहन राशि जो हमारी पेंडिंग थी 5 करोड़ 80 लाख के आसपास की प्रोत्साहन राशि है, वो भी हम सारे दुग्ध पालकों को दिवाली से पहले उनके अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे, ताकि सबकी दिवाली शुभ हो, सब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी दिवाली मना सकें। उसके साथ ही साथ कुछ हमारे विभागों की प्रमुख योजनाएं थी जो हमने 2022 या 23 में लॉन्च करी थी, जो धरातल पे उतारी, उनका मैंने जिक्र किया। चाहे वो हमारी गोट वैली प्रोजेक्ट हो एनिमल हस्बेंड्री में, चाहे वो कुक्कुट वैली हो, बॉयलर फार्म योजना हो, जिसके कारण हमको काफ़ी लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बिजली की आपूर्ति को अधिक स्मार्ट और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। यूपीसीएल के वरिष्ठ औद्योगिक अभियंता पंकज शर्मा ने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसके तहत सरकारी आवासों, भवनों और ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारियों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाद में सभी बिजली उपभोक्ताओं को भी स्मार्ट मीटर का लाभ दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली चोरी, समय से बिल का भुगतान जैसी समस्याओं का समाधान होगा। जो भारत सरकार की एक RDSS योजना है, ये काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत न केवल उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हर राज्य में, उत्तराखंड में भी स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। अभी हम पहले चरण में सरकारी आवासों में, बिल्डिंगों में और अधिकारियों के घर, जो हमारे तीनों निगम हैं ऊर्जा के, उनके अधिकारियों के घर स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उसके बाद फिर हम आम जनता के लिए, सभी के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, पुराने मीटर रिप्लेस करके। स्मार्ट मीटर की मदद से उपभोक्ताओं को अब यह जानने में सुविधा होगी कि उन्होंने कितनी बिजली का उपयोग किया है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी है। इसके तहत मतदान कार्मिकों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया है। निर्वाचन आयोग के सॉफ्टवेयर पर NIC की ओर से तैयार कार्मिकों के डाटाबेस के आधार पर कार्मिकों की तैनाती की गई है। जिला कार्यालय NIC कक्ष में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने कार्मिकों के संबंध में तैयार किए गए डाटाबेस के संबंध में सूचना विज्ञान अधिकारी से कई मसलों पर चर्चा की। जिलाधिकारी ने जानकारी ली कि केदारनाथ विधानसभा के 173 पोलिंग बूथों के लिए कितने कार्मिकों की तैनाती की जानी है। साथ ही उन्होंने रिजर्व कार्मिकों की भी जानकारी मांगी। उन्होंने नोडल कार्मिक से जुड़े अधिकारियों को समय से कार्य निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर GS खाती ने बतौर नोडल अधिकारी कार्मिकों की तैनाती के संबंध में की गई तैयारियों की जानकारी ली।
उन्होंने बताया कि 173 पोलिंग बूथों पर 10% रिजर्व कार्मिकों सहित 191 पोलिंग पार्टियां तैयार की गई हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।